प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में अपन ने एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम ली थी जिसके अंतर्गत सभी जो कांस्टेंट थे वो ग्रेटर देन इक्वल टू के थे। उस प्रॉब्लम की अपने फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को डिस्कस किया था। उस फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के आधार पर अपने सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल थी उसके अंदर जो A3 जो प्रोग्राम वेरिएबल था वो की रो थी और X2 जो कॉलम था वो की कॉलम था। उस X2 की कॉलम और A3 की रो को ध्यान में रखते हुए और की नंबर को ध्यान में रखते हुए हम ये टेबल सेकंड बनाएंगे। ये टेबल सेकंड बनाने के लिए वही बात है कि सबसे पहले हम नया वेरिएबल जो आया है प्रोग्राम में यानी X2 उसकी सभी जो प्रविष्टियां हैं वो A3 की यानी इससे पहले वाली टेबल की सभी प्रविष्टियों में हम की नंबर का भाग देकर के याद कर लेंगे। A1 पंक्ति की सभी प्रविष्टियां ओल्ड एंट्री माइनस की कॉलम इनटू की रो बटा की नंबर से ज्ञात करेंगे। तो A1 पंक्ति की जो प्रविष्टियां हैं उनको ज्ञात करने के लिए ओल्ड एंट्री में से सभी में से माइनस कर देंगे और उसके बाद में ब्रैकेट सब में शुरू करना है। फिर की कॉलम में एक एंट्री 1 इंटू सभी में रहेगी और इसी तरीके से की रो जब लिखेंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे और की नंबर सेम रहेंगे। इस तरीके से हम A1 पंक्ति की सभी प्रविष्टियां इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम A2 पंक्ति की सभी प्रविष्टियां ज्ञात कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी काल्पनिक चर के बारे में आप ध्यान रखना। यदि किसी कॉलम में कोई काल्पनिक चर है और वो उस टेबल में से वो काल्पनिक चर यदि प्रोग्राम में से हट जाता है किसी टेबल में तो वो अगली टेबल के कॉलम में से भी हटा देते हैं। जैसे कि सिंप्लेक्स टेबल के फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में हमने A3 पंक्ति को हमने की रो किया था और इससे वो प्रोग्राम वेरिएबल में से हम अगली टेबल के लिए हटा दिया। और जब A3 को जब हम हटा दिया प्रोग्राम वेरिएबल में से तो वह सेकंड टेबल के कॉलम में से भी हट जाएगा, यानी आपको उस कॉलम का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप A1Q, A1X1, A1X2, A1S1, S2, S3, A1, A2 निकालेंगे लेकिन A1, A3 आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि मैंने इसमें निकाल दिया है और निकाल के बताया भी है लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये फालतू की कैलकुलेशन बढ़ती है इससे। तो ये आप इसको एक ध्यान में रख लेना। इसके बाद में A2 पंक्ति की प्रविष्टियां भी हम उसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। सेम प्रॉब्लम, सेम फॉर्मूला, ओल्ड एंट्री माइनस की कॉलम इनटू की रो बटा की नंबर और इस तरीके से आगे वाली जो भी माइनस करते हैं उसको ब्रैकेट में लेते हुए हम कैलकुलेशन कर लेंगे सेकंड टेबल का। और इस प्रकार से जो सेकंड टेबल की जो की रो होती है, जो NER जो है वो हम फिर कैलकुलेट करेंगे। इस NER को आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1400 माइनस 10m अपॉन 3 आया और ये 400 प्लस 2m अपॉन 3 आया। तो अब इसके अंतर्गत देखिए कि बड़ा ऋणात्मक लेते हैं हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में तो ये जो X1 कॉलम है वो की कॉलम हो जाएगा और इसका भाग जब हम Q में देंगे तो ये रेशियो आएंगे और ये रेशियो 6, 12 और 24 आएंगे। तो की रेशियो जो है वो 6 हुआ और इसका जो पंक्ति है वो A1 पंक्ति है वो की रो हो जाएगी। तो ये की रो विल गो यानी A1 प्रोग्राम वेरिएबल से मिटा देंगे और उसके स्थान पर X1 को बिठा देंगे, यानी X1 इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा और A1 आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। और ये आपको यहां पर लिख देने के बाद जो है वो नई जो टेबल है ये आ गई। देखिए इसमें A1 की जगह X1 आ जाएगा
और बाकी A2 X2 हैं वो आपको अलग लिखने ही हैं, वैसे के वैसे ही इनके कंट्रीब्यूशन लिख देंगे। और अब आपको Q से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है। तो चूंकि नया वेरिएबल X1 आया है तो पुराने वाली टेबल यानी सेकंड टेबल के की रो यानी A1 जो रो है उसकी सभी प्रविष्टियों में Q से लेकर हम की नंबर का भाग दे देंगे, यानी 8/3 का भाग दे देंगे सभी में। तो ये X1 पंक्ति जो है वो पूरी आ जाएगी, यानी जैसे 16 भाग 3, 8/3 भाग 8/3, 8/3 भाग 8/3। तो इस तरीके से आप जब अपन भाग देंगे तो ये X1 पंक्ति की समस्त प्रविष्टियां आ जाएंगी बिल्कुल सीधे सीधे। इसके बाद A2 और X2 पंक्ति की सभी प्रविष्टियों का कैलकुलेशन हम टेबल सेकंड की जो A2 है उसमें जो ओल्ड नंबर है उसमें से हम माइनस कर देंगे, वही की कॉलम इनटू की रो बटा की नंबर। इसी तरीके X2 की ओल्ड एंट्री में से वो माइनस कर देंगे की कॉलम इनटू की रो बटा की नंबर। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों जो कैलकुलेशंस हैं वो आ जाएंगे। हमने यहाँ पर A2 तक के कैलकुलेशन किए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो हमें जब A2 पंक्ति की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमने A2 का ही किया है, न तो A2 1 का किया और न A2 3 का किया, क्योंकि 1 और 3 दोनों ही जो है 3 तो पहले टेबल में सेट गया था और जो 1 है वो फर्स्ट सेकंड टेबल में सेट गया था। तो थर्ड टेबल में हमें इन दोनों को ही हम कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस टेबल थर्ड की NER पंक्ति की प्रविष्टियों को जब हम देखेंगे तो ध्यान से देखिए, पहले वाली जो है उसके अंदर 1400 माइनस 2m/3 आता है और इसमें ये 300 एक तरह से ये 75 माइनस m/4 का मतलब 300 माइनस m/4 आता है। तो अब इसको जब हम आप किसी भी तरीके से m को मान लीजिए आपने 1000 मान लिया या 5000 मान लिया, जब आप इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा ऋणात्मक जो है वो कौन सा आएगा, बड़ा ऋणात्मक S3 आएगा। तो S3 बड़ा ऋणात्मक आने के कारण से S3 तो आपका हो जाएगा की कॉलम, S3 तो हो जाएगा की कॉलम और S2 हो जाएगा S3 की कॉलम हो जाएगा। और ये देखिए आप S3 तो की कॉलम हो जाएगा और इस S3 की सभी पृष्ठों का भाग जब हम Q में देंगे तो ये रेशियो आएंगे। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये रेशियो 48 और 16 आया और एक नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि यदि किसी की कॉलम के अंदर कोई भी एंट्री नेगेटिव की है तो Q में भाग देंगे तो रेशियो भी नेगेटिव आएगा। हम नेगेटिव रेशियो पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बाकी रेशियो से ही हम तुलना करते हैं कि की रो कौन सी आएगी। तो 48 16 में से 16 वाला लेंगे, 16 को जब हम की इसका रेशियो अपन की रो लेंगे तो की रो जो है वो कौन सी आएगी, A2 की रो आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम A2 की जगह जो है वो S3 को बैठा देंगे। तो S3 तो इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा और A2 आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब A2 की जगह आपको S3 रखना है नई टेबल के अंदर और इनका की नंबर जो है वो 1/4 आ जाएगा। अब टेबल फोर्थ बनेगी। टेबल फोर्थ में X1 लिखना है आपको प्रोग्राम वेरिएबल में, A2 की जगह आपको S3 लिखना है और X2 लिखना है और फिर इसके बाद में इनके सबकी वही कैलकुलेशन करेंगे। उसी तरीके से सिंपलेक्स टेबल फोर्थ बनाएंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम इनटू की रो बटा की नंबर, बिल्कुल सेम तरीके से हम करेंगे। केवल S3 को हम जो है वो A2 की सभी जो पिछली टेबल की जो A2 की सभी प्रविष्टियां हैं उनके अंदर अपन की नंबर का भाग दे करके और निकालेंगे। बाकी जो सभी एंट्रीज हैं वो हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, पुराने वाले फॉर्मूले से। जबकि इसमें A2 में जैसे 4 में आप 1/4 का भाग दोगे तो जैसे ये भाग 1/4 करेंगे तो गुणा 4 तो 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है वो A2 की जो वाली जो प्रविष्टियां हैं वो हम इसी जो S3 के लिए निकाली हैं वो हम इसी तरीके से निकालेंगे और बाकी के लिए वही ओल्ड एंट्री माइनस इसी तरीके से अपन देंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखना आप, जैसे हम
x1 पंक्ति की प्रविष्टि निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो x1 पंक्ति की प्रविष्टि में हमने फॉर्मूला लिखा कि ओल्ड एंट्री माइनस की कॉलम इनटू की रो। की कॉलम जब हम लेते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, जब आप की कॉलम रखते हो तो की कॉलम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उस पंक्ति के सामने जो की कॉलम की प्रविष्टि आती है, जैसे x1 के सामने आपका, अब इस टेबल में आप देखेंगे तो x1 के सामने आपके क्या आता है वो देखना। तो x1 के सामने जो है वो की कॉलम के अंदर -3/8 नहीं सॉरी 1/8 आ रहा है, 1/8 की कॉलम है ना। तो जैसे x1 पंक्ति की प्रविष्टि जब निकालते हैं तो आपको सब में 1/8 इंटू 1/8 करना है, यानी वह पंक्ति जो आप निकाल रहे हैं, जो पंक्ति की प्रविष्टियां उस पिछली टेबल के अंदर उस पंक्ति में की कॉलम में जो एंट्री थी वो फिक्स है। जैसे यहाँ 1/8 सब में लिखना आपको 1/8 इंटू 1/8, तो उस लाइन की सभी में की कॉलम तो ये हो गया। की रो में डिफरेंट आएगा, जैसे 6 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -3/8 यानी पुरानी वाली जो है प्रविष्टि माइनस की, तो की रो जो आपने ली थी वो A2 ली थी, तो A2 की सारी प्रविष्टि आएंगी, जैसे 4, 0, 0, 1/4, -1 यानी की रो की सभी प्रविष्टि आएंगी। और की नंबर सेम रहेगा, जैसे 1/4 का भाग देंगे तो इंटू 4 बन जाएगा वो। तो ये इस तरीके से आपको ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान में रखनी है कि वो उस पंक्ति वह होनी चाहिए, और की कॉलम जो है उसकी कॉलम में उस पंक्ति के सामने का जो मूल्य है उसको हम की कॉलम कहते हैं। तो की कॉलम इंटू की रो बटा की नंबर हम लेंगे, और इसके बाद में ये सभी प्रविष्टियां जैसे x1 और x2 दोनों पंक्तियों की प्रविष्टियां इसी फॉर्मूले से आपने निकाल ली। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये टेबल जो फोर्थ बनी हुई है, इस टेबल की NER जब हम निकालते हैं तो ये सभी NER 0 या पॉजिटिव वैल्यू आती हैं। तो 0 और पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब ये हुआ कि ये जो टेबल फोर्थ है ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और इसलिए इस टेबल के अंतर्गत जब सभी मूल्य शून्य या धनात्मक आ जाते हैं तो न्यूनतमीकरण यानी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है वो अनुकूलतम हल प्रदान करने वाली तालिका होती है। इसमें x की वैल्यू q का मान यानी 4 आएगी, x2 की वैल्यू जो है वो 12 आएगी, और जब c और q को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंट्रीब्यूशन की बजाय यहाँ पर कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट 2400 और 4800 कितनी बनेगी 7200 रुपये z की वैल्यू आएगी, जो कि मिनिमाइजेशन z है, यानी 7200 रुपये की कॉस्ट जो है ये आपके सामने है। ये देखिए ये 7200 रुपये की कॉस्ट आएगी, ये अनुकूलतम लागत होगी, और उत्पादन की मात्रा जो है वो x1 की 4 और x2 की 12 इकाइयाँ की जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है इसको अपन ने डिस्कस किया है। यहाँ पर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें एज्यूम्ड मीन काम में लेना पड़ता है, और एज्यूम्ड मीन का जो कंट्रीब्यूशन जो कॉस्ट होती है वो m होती है। m होने के कारण से आपकी मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, इसमें आपको कहीं भी कोई थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत ध्यान से आपको m को अलग रखना पड़ता है, बिना m वाली फिगर को आपको अलग रखना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें बड़ा ही पेशेंटली आपको यानी बड़े ही धैर्य से इसको हल करना चाहिए, जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने जो है वो प्रॉब्लम एक मिनिमाइजेशन की डिस्कस कर ली, एक अपने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी, 2 प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की ली थी, एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हमने ले ली। अब हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग के एक एस्पेक्ट यानी ड्यूअल एस्पेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो ड्यूअल एस्पेक्ट से संबंधित समस्या क्या होती है और किस तरीके से उसका हल निकालते हैं। आपको मेरे इस कोई भी प्रत्येक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको PDF लिंक मिलेगा, उसमें आप जो है वो इसका वीडियो के स्थान पर उसकी जो है स्क्रिप्ट को आप देख सकते हैं, उसको नोट्स बना जो है उनको आप उनकी प्रिंट ले सकते हैं। तो ये आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा सुविधा आपको दी गई है, तो इसको आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।